बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्वेल्थ का शुरुआत का 2-3 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छा भी लगता है उन्हें, जैसे मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, है ना, डिफ्रेंसिएशन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है। लेकिन आप देखे होंगे कि जैसे आप कैसे देखेंगे, आप तो अभी भी ट्वेल्थ कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग अक्सर ऐसा देखे हैं कि जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ते जाता है ना, बच्चे दो साइड में बढ़ जाते हैं। कुछ को सिर्फ हल्के हल्के चैप्टर अच्छे लगते हैं और कुछ होते हैं जिनको और ज़्यादा मज़ा आने लगता है, ठीक है। तो आज हम लेकर आए हैं जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले मैंने एओडी में अभी एक चैप्टर, एओडी का एक चैप्टर, चूँकि एओडी अपने आप में ही है ना एक यूनिट होता है, ओके, कैलकुलस का ही एक भाग है और इसमें भी बहुत सारे चीज़ें जैसे रेट मेजर जो कि मैंने करा दिया, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, एप्रोक्सीमेशन, है ना। तो ये और भी चूँकि रॉल्स थ्योरम, लाग्रांजिस थ्योरम डिफ्रेंसिएशन में ही दे दिया है, लेकिन ये एक्चुअली ये एओडी ही होता है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। मेरा नाम अक्षय कुमार, आप लोग जानते होंगे जो हमसे पढ़े होते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें और ये सीखने की कोशिश करें कि कैसे हम लोग कैलकुलस को सबसे ज़्यादा आसान बना सकते हैं, कैसे हम लोग इंटरेस्ट लेकर के, ना कि बोर हो करके, बिल्कुल इंटरेस्ट लेकर के पढ़ सकते हैं, है ना। ये मेरा आपसे दावा है, एक वादा है कि आप एक बार, है ना, अभी नहीं स्किप करें, अभी आप एक बार अंत तक देख लें कि मैं आपको किस तरीके से डील करके बता रहा हूँ, कैलकुलस आपके लिए कितना आसान होगा। तो चलिए बात करते हैं। हमारा जो चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, ये एओडी के अंतर्गत आता है। एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और आप देख रहे होंगे बगल में मैंने स्ट्रेट लाइन के कुछ कॉन्सेप्ट दिए। जी हाँ, सही समझे आप, सही पकड़े हैं क्या भाई। तो स्ट्रेट लाइन, है ना, मतलब एक बात निश्चित है, आप 12th में आए हैं, 11th तो करके आए हैं। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जो 11th में उतने ध्यान भी नहीं देते हैं, सोचते हैं क्या 11th पढ़ना है, एक ही बार में 12th कर लेंगे, है ना। लेकिन ये जो कुछ चैप्टर्स आ जाते हैं ना, तो आपको झकझोर के रख देते हैं। क्या रख देते हैं भाई, अब याद करो अपनी 11th के उन दिनों को जब आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। हाँ, चौंकिए मत, इसमें बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो स्ट्रेट लाइन का सिर्फ नाम सुने होंगे, कभी उसका क्वेश्चन भी नहीं करे होंगे। क्योंकि ये बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे होते हैं ना कि कभी जुलाई में बैच शुरू करते हैं और सिलेबस उतना पूरा भी नहीं करते। अगर करते भी होंगे तो 3-4 दिन पढ़ाते हैं, 3-4 दिन में बोलते हैं कि ख़त्म हो गया। हालांकि मैं आपको डिटेल से तो स्ट्रेट लाइन अभी नहीं पढ़ा पाऊँगा, मैं आपको वो हर चीज़ बता दूंगा जिसके लिए, है ना, आप अभी चिंता कर रहे हैं कि मेरा कैसे समझ में आएगा। ये बात निश्चित है। अगर आपको कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आप निश्चिंत रहे, मैं आपको जैसे जैसे जो चीज़ का कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा मैं हर चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपको पहले ये चीज़ जानना पड़ेगा, ठीक है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से को जानने से पहले, उसको शुरू करने से पहले हम लोग समझते सबसे पहले स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इसी से मेन वो सब चीज़ वही होगा, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, अगर आप पहले से पढ़े हैं तो अच्छी बात है, उसको रिकॉल कर ले, नहीं पढ़े हैं तो एक बार जान ले, ठीक है। देखिए ये मैं उतनी छोटी छोटी बातें नहीं करूँगा, ये ओरिजिन है, ये एक्स ये वाई ऐसे होते हैं, सब लिखना छोड़ दिया मैंने, बस आप ये समझ लो। कोई भी स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव मतलब क्या, पॉजिटिव यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए एरो देखिए, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है, ठीक है, उसी का tan वैल्यू, उसका कौन सा वैल्यू, tan वैल्यू, उसका tan वैल्यू ही उस लाइन का स्लोप कहलाता है। उस लाइन का क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। बात समझ में आई। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि ऐसे है कुछ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, और ये ना 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो इसका स्लोप कितना होगा, तो m बराबर यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री, जिसका वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है 1/√3, यानी इस लाइन का स्लोप कितना हो गया 1/√3। अगर ये 45 बनता तो स्लोप 1 होता, यानी जो भी कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ
पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना भी एंगल बनाती है उसका tan वैल्यू को क्या कहते हैं, उसके tan वैल्यू को हम लोग कहते हैं स्लोप। उम्मीद करते ये चीज़ अब आपको कॉन्सेप्ट ये जो है वो बेहद अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। बट स्टिल रुक जाइए, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो क्या है सर? तो वो देखते हैं कि स्लोप और इंक्लिनेशन में डिफरेंस, स्लोप और इंक्लिनेशन में डिफरेंस, ऐसा नहीं कि स्लोप और इंक्लिनेशन एक ही चीज़ होता है ना। देखिए स्लोप और एक हो गया इंक्लिनेशन। स्लोप का मतलब होता है स्टूडेंट tan थीटा और इंक्लिनेशन का मतलब ओनली थीटा। तो अंतर है ना, एक 30 डिग्री और एक tan 30 डिग्री। 30 डिग्री अपना 30 डिग्री है भाई, tan 30 डिग्री तो ये 1/√3 है भाई, ठीक है। तो इसलिए इंक्लिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर x एक्सिस के पॉजिटिव के साथ जो एंगल बनाता है ना, उस एंगल को उसका इंक्लिनेशन कहते हैं, यानी झुकाव कहते हैं, ठीक है। और उसकी tan वैल्यू को हम लोग स्लोप कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों में डिफरेंस है। स्लोप मतलब tan थीटा, इंक्लिनेशन मतलब ओनली थीटा। पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। चलिए उसके बाद बात करते स्टूडेंट कि क्या होगा अगर मान लो कि एक लाइन L1 है जिसका स्लोप M1 और एक लाइन L2 जिसका स्लोप क्या होगा M2, ठीक है। तो अगर दोनों पैरेलल होंगे, दोनों क्या होंगे पैरेलल, तो दोनों जब पैरेलल होंगे तो उनके स्लोप्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उनके स्लोप्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समझ गए। तो आइए इस चीज़ को ज़रा देखते हैं कि ये कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें हम ज़रा प्रूफ भी आपको देते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए ऐसे, मान लो ये देखिए ये एक है ना, आप चिंता ना करें, टेंजेंट्स नॉर्मल पे हम तुरंत आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं आपको बयां कर दूं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि वो क्या होते हैं, नहीं तो आप उलझ रह जाएंगे। मान लो कि ये θ1 है और ये है θ2, ये इनका इंक्लिनेशन है, ये हो गया L1 और ये हो गया L2, ठीक है ना। और इसके स्लोप को हम लोग M1 कहते हैं और इसको M2 कहते हैं, ओके। अब मान लो कि यहाँ पे अगर L1 पैरेलल L2 होगा तो दो लाइंस अगर पैरेलल होंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब है θ1 बराबर क्या होगा θ2। जब θ1 बराबर θ2 तो tan θ1 बराबर भी क्या होगा tan θ2। तो tan θ1 देखिए ये इंक्लिनेशन था, अब ये tan θ1 हो गया, तो tan θ1 यानी कि स्लोप हो गया। तो इसी कारण से क्या होता है M1 बराबर M2, ठीक है, M1 बराबर M2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक कोई नहीं आपको 12th में ये चीज़ प्रूव करके सिखाएगा, लेकिन मेरे को सिखाने का ये एम है कि आप अपने आप को थोड़ी सी भी इनसिक्योर फील ना करें कि आपने 11th कैसा पढ़ा था, है ना। हालांकि मैं 100% भरपाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो हर चीज़ कर दूंगा भरपाई जिससे आपको 12th क्लास में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखिए, मैं ऐसी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि आपको ये प्रूव करके दिखा रहा हूँ। पहली बात कि आप जैसे जैसे इस चैप्टर के मतलब एक्सरसाइज में बढ़ेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में, तो आप देखेंगे कि लगभग हर क्वेश्चन में हर बार आपको मिलने लगेगा कि दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होगा। उसी की मदद से बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, राइट है भाई। चलिए आगे बढ़ते, तो अब उसी प्रकार से हम लोग देख लेंगे कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच में मतलब उनके स्लोप्स के प्रोडक्ट जो होते हैं वो -1 क्यों होते हैं। और इसके बाद हम लोग तुरंत आ जाएंगे एक इक्वेशन पे और तब हम लोग का चैप्टर शुरू हो जाएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, ओके। चलिए तो बात करते स्टूडेंट, तो देखते हैं ये है ना, मान लेते हैं कि चलिए देखिए ये मान लो ना ऐसे एक्सेस है, ये कोई एक लाइन है, ये L1 और यहाँ पे कोई एक लाइन हो गया, ठीक है, ये हो गया L2। इसने बनाया कितना थीटा
और ये इस पे मान लो परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हुआ 90 हुआ। तो ये अब टोटल की बात अगर मैं करूँगा तो टोटल कितना हुआ 90 प्लस थीटा हुआ, ये 90 और ये थीटा, ठीक है। तो अब अगर स्लोप की बात करेंगे, देखिए तो L1 ने कितना बनाया, यानी कि M1 बराबर आपका हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा देखिए 90 पे चेंज होता है, इतनी ट्रिगो आती है ना, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा के बराबर M1। उसी प्रकार से M2 यानी L2 थीटा एंगल बना रहा है, तो M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा tan थीटा 2, ठीक है, आई मीन tan थीटा होगा, ठीक है। अब चलिए ज़रा दोनों को इंटू करिए, रिलेशन देखिए तो M1 M2 तो tan थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा, सबको पता है माइनस इधर आ जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। यानी इससे एक बात ये क्लियर हो गया कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा -1। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको भूले नहीं। मैं लगभग कुछ क्वेश्चंस के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूज़ करूँगा कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है ना तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। यहाँ पे मैं लाइन की बात कर रहा हूँ और वहाँ आपको टेंजेंट्स नॉर्मल ऐसे करके मिलेंगे, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल भी लाइन ही होते हैं, ठीक है। तो M1 इंटू M2 बराबर -1 मिलेगा, समझ गए। उसी प्रकार से आपने देखा कि दो लाइंस पैरेलल होंगे तो उनके स्लोप क्या होते हैं भाई, तो उनका स्लोप होता है दोनों आपस में बराबर होता है, समझ गए। चलिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत काम आएंगे आपको इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर मान लो आपको 2 पॉइंट मालूम है तो एंगल नहीं मालूम है, तब स्लोप कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ चाहिए, है ना। स्लोप ऑफ अ लाइन, है ना, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। देखिए अब इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। आप इतने समझदार ज़रूर हैं, वैसे उतना बड़ा भी नहीं है कि मैं आपको प्रूव करके ना दिखा दूँ, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है ना। आप ऐसे ले लीजिए भाई, देखिए ये मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, जैसे 2 पॉइंट से पास करने वाला एक लाइन चाहिए ना, तो 2 पॉइंट से पास करने वाला, ठीक है, ये मान लीजिए एक लाइन है, यहाँ पे x1 y1, ठीक है, ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। आप ऐसे कर लो, मान लो ये थीटा बनाना है तो यहाँ पे भी कितना बनेगा थीटा। अब इस लाइन का स्लोप जो होगा ना वो tan थीटा होता है, tan थीटा। तो हम इस ट्रायंगल का tan थीटा निकाल लेंगे तो हमें फिर स्लोप मिल जाएगा बिना थीटा के ही, ठीक है। इतना तो आप समझ रहे हैं ना। देखिए अब ये कैसे होगा, तो ये देखिए यहाँ y2 है, यानी ये y2, ये आपका सॉरी ये है x2 और ये x1। इसका मतलब कि ये जो चीज़ है ना ये x2 माइनस x1 है, ये इतनी सी जो चीज़ है, और ये कितना देखिए पूरा y2 है और ये y है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ y2 माइनस y1 आ गया। तो अब ये ट्रायंगल आ गया, अब इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा, तो p/b, यानी कि कोई भी लाइन अगर 2 पॉइंट से पास करे ना तो उसका स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब चीज़ अगर आपको नहीं रहेगा तो फिर आप इसके क्वेश्चंस आसानी से नहीं कर पाएंगे, होगा ही नहीं, आपसे बनेगा ही नहीं, समझ गए ना। चलिए तो ये भी चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, है ना, लास्ट एक चीज़ जो कि आपको स्ट्रेट लाइन में जाननी चाहिए। अब उसके बाद हम लोग का शुरुआत हो जाएगा क्या, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो देखें ना स्टूडेंट्स, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपका पीछे का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। कोई मैथ्स में वीक और तेज़ क्यों हो जाता है, जो पहले का बटोर के रखता है तो वो तेज़ हो जाता है, जो नहीं बटोरा है तो कमज़ोर हो जाता है भाई, समझ गए। चलिए तो अब इसमें लास्टली एक बात करते हैं कि इक्वेशन
है ना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, है ना, x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m। ओके, तो सिंपल बात करते हैं, ठीक है ना, हम डायरेक्ट लिख देंगे। अब इसका ही प्रूफ बार बार नहीं करेंगे, आसान है, आप सिंपल कर सकते हैं। वो मैंने वहाँ पे लिखा है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बोलते हैं भाई? पॉइंट स्लोप फॉर्म। यही वरदान साबित होने वाली है इस चैप्टर में। ये इक्वेशन जो है आपके लिए वरदान साबित होगी इस चैप्टर में, है ना। ये बस m के जगह पे हम dy/dx लिख देंगे। अब वो बात करेंगे वैसे क्यों लिखेंगे, क्या होता है एक्चुअली वो चीज़। अब बिल्कुल चिंता ना करें, ये थियरी है, एक बेस्ट मैंने आप अगर चाहते हैं अपना मतलब ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छा लगे तो ये बेसिक्स है। अगर ये सभी चीज़ आपके पास नहीं रहेंगे ना तो आपको वो नॉलेज नहीं होगा जो एक काफ़ी मतलब कि बेहतर छात्र के लिए होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सेलो नॉलेज नहीं है, इसलिए ध्यान से, ये बिल्कुल बार बार बोल रहे हैं, आपके लिए वरदान साबित होगा, आपके लिए वरदान साबित होगा। एंड द लास्ट इक्वेशन जो कभी कभी आएगा भाई, तो इसको 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, जब स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास करता है, ठीक है ना। अभी मैं स्ट्रेट लाइन बोल रहा हूँ, आगे चल के टेंजेंट बोलूँगा। तो y माइनस y1 फिर y2 माइनस y1 फिर बराबर x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बेसिक्स जो थियरी थे स्ट्रेट लाइन के आपको इतने चाहिए, समझ गए। ये इतना आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपका पहले से ये पढ़ा हुआ था तो अच्छी बात है कि आपका रिवाइज हो गया, ठीक है। और आप नहीं पढ़े थे ना तो इतनी चीज़ें एकदम घोर कर पी ले, याद कर ले, जैसे भी करना है कर ले, तभी हमारे क्वेश्चंस पे आएंगे। नहीं तो बार बार हम साइड में थोड़ी फॉर्मूला लिखेंगे, स्पेस तो अपने कम होता है, समझ गए। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं भाई, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ठीक है। अब इसके बाद भी थोड़े कॉनिक सेक्शन के पार्ट्स आते हैं, लेकिन उसको मैं बाद में करूँगा जब उसके क्वेश्चंस आएंगे तो, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं कि ये टेंजेंट्स एंड नॉर्मल क्या होते हैं, ओके ना। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल क्या होते हैं, देखिए। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल जो है ना, ये एक कर्व के लिए बने होते हैं। किसके लिए बने होते हैं भाई? कर्व के लिए। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल एक है ना कर्व के लिए बने होते हैं। जैसे मान लीजिए आप ना कुछ ऐसे कर लो, ये एक कर्व हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। अब कोई एक ऐसा स्ट्रेट लाइन लेकर जाओ जो इस कर्व को सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट पे टच कर रहा हो, है ना। आप सर्कल का टेंजेंट पढ़े हैं ना, 10th क्लास में सर्कल का टेंजेंट पढ़े हैं, है ना। तो ये वही चीज़ है भाई, टेंजेंट से बहुत परिचित होंगे आप, साइंस के स्टूडेंट है तो। फिजिक्स में तो टेंजेंट ही बहुत चीज़ होता है, डायरेक्शन बताता है। तो ये एक तरह से टेंजेंट हो गया, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा ऐसे समझ लें, ये टेंजेंट किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ये पॉइंट, ये मान लीजिए पॉइंट हो गया, ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया Px1, आप इसको ले लीजिए, पॉइंट हो गया x1, y1। इसको ना हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी बोलते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलिए या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी बोलिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये देखिए, अब अगर मैं इस टेंजेंट पर और इसी पॉइंट से कोई भी एक ऐसे लाइन खींच दूँ तो इस पे परपेंडिकुलर हो, जो इस पे क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो देखिए ये जो होता है, ये तो हमारा टेंजेंट बना ना, ये टेंजेंट, ये बना टेंजेंट, और ये जो बना ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। यानी टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ओके ना। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारा कोई कर्व था, ठीक है, और ये एक पॉइंट है Px1 y1।
और इस पॉइंट पे हमने एक ऐसा लाइन खींचा जो इसको सिर्फ टच करके निकल रहा है, तो उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। और इसी पॉइंट पे अगर एक परपेंडिकुलर कर दिया जाए, ड्रॉ कर दिया जाए, या कोई भी लाइन ऐसे परपेंडिकुलर हो, तो उस परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो वही परपेंडिकुलर नॉर्मल कहलाता है, यानी वो टेंजेंट पे नॉर्मल है। इतनी बातें समझ में आ गई ना? चलिए अब हम लोग को इसी पे बात करनी है। इस चैप्टर में मेन मुद्दा क्या है? मेन चीज़ है ना कि हमें इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होता है। और इस कोई भी टेंजेंट क्या है? टेंजेंट, तो टेंजेंट एक तरह का लाइन है, तो यानी हमें एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना होगा। और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अगर एक पॉइंट हमें मालूम है तो या तो एक और पॉइंट दे दो या उसका स्लोप दे दो। यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हम बात करें, EOT यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपको चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, ठीक है ना? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, यही मेन मुद्दा है और यही से मेन रिश्ता जोड़ता है डिफरेंशिएशन के साथ, ठीक है? चलिए इस बात को ऐसे समझते हैं स्टूडेंट। मान लो कि ये जो कर्व है ना, तो y बराबर 3x² प्लस 2x प्लस 5 है। ये कर्व है एक तरह का, y बराबर 3x² प्लस 2x प्लस 5 का ये मान लो ग्राफ हुआ, ठीक है? ये ग्राफ हुआ और मान लो 1 मिनट के लिए कि ये जो पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट आपका 2, 3 है। यानी कि इस कर्व पे एक टेंजेंट खींचा गया है। किस पॉइंट पे? तो पॉइंट 2, 3 पर टेंजेंट खींचा गया है। पॉइंट 2, 3 पर टेंजेंट खींचा गया है इस कर्व पे, ओके ना? अब समझिए, यानी मुझे ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए कि अगर ऐसे है कि मान लो कि ये 2, 3 पे है ना, ये हम इधर ही बना लेते हैं भाई। ये मान लीजिए ऐसे है कि ये कर्व था, ये कर्व था, ठीक है ना? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा लेकिन आप इमेजिन करिए कि ये स्ट्रेट है भाई। चलिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं, आपको लगेगा ये स्ट्रेट है। ये 2, 3 है, ठीक है ना? ये 2, 3 एकदम ध्यान समझिएगा, क्योंकि अगर अभी नहीं समझा ना तो फिर क्वेश्चन में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक कर्व है ऐसे, ठीक है? और ये 2, 3 पॉइंट है, वहाँ से टेंजेंट खींच लिया। तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट हम चूंकि बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपको स्लोप चाहिए और स्लोप के लिए आपको क्या चाहिए? तो आपको एंगल चाहिए, क्योंकि स्लोप का मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन से। यही ना चाहिए? ये चाहिए, या 2 पॉइंट चाहिए जो कि अभी फॉर्मूला दिया था y2 - y1 / x2 - x1। तो मुझे बस ये पता करना है कि ये कितना इसके साथ बना रहा है और इसका tan वैल्यू क्या होगा, ठीक है? तो अब हम कोई पुराना तरीका नहीं अपनाएंगे, हम अब सीधे बात करेंगे। तो इसी चीज़ को मालूम करने के लिए हम लोग सीधा बात कर लेते हैं किस पे? dy/dx पर। किस पर बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स? तो dy/dx पर, है ना? यानी कि अगर ये स्लोप, ये जो कर्व था, ये कर्व y बराबर 3x² प्लस 2x प्लस 5 था, तो आप ना इसे, अब इसको मैं ज़रा हटा दूँ, ठीक है? आप इसको पहले आप डिफ्रेंशिएट करो, 3x² प्लस 2x प्लस 5, तो ये dy/dx बराबर, देखिए कितना होगा इसका डिफ्रेंशिएशन? तो 6x प्लस 2 होगा, ठीक है ना? अब आपको ये एक रास्ता दे दिया। ये जो डिफरेंशिएशन होता है ना, मैं अभी क्लियर कर दूंगा कि इसका डिफरेंशिएशन, इसका स्लोप कैसे हो जाएगा। आप निश्चिंत रहे, मैं तुरंत क्लियर करूंगा, ठीक है? कि इस कर्व का डिफरेंशिएशन इसका स्लोप क्यों हुआ, ओके ना? देखिएगा, तो हम अगर dy/dx कर लिए इतना, अब हमें जिस भी पॉइंट पर चाहिए उस पॉइंट का इसमें वैल्यू रख दो बस। मुझे किस पे चाहिए था? मुझे 2, 3 पे चाहिए था। तो इसके डेरिवेटिव में कहीं भी y तो नहीं है,
y नहीं है ना, सिर्फ क्या है, x है, तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। ये मुझे 5 1 पर चाहिए था तो 5 x के 5 रख देंगे। अगर कोई भी पॉइंट पे चाहिए ना, आप उसमें इसका वैल्यू रख दोगे और जो भी आएगा वही वैल्यू इस टेंजेंट का स्लोप होगा, वही वैल्यू इस टेंजेंट का क्या होगा, स्लोप होगा। यही मेन थियरी है, यही मेन थियरी है इस पूरे चैप्टर का, कि अगर आपको कोई भी टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो पहले वो किस कर्व पे टेंजेंट है उसको डिफरेंशिएट करो। ये फर्स्ट स्टेप है। डिफरेंशिएट करके जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट का उसके डिफरेंशिएशन में यानी जो वैल्यू आया है उसमें पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको उसका स्लोप मिल जाएगा। समझ गए? इतनी बात तो समझ में आई गई होगी, ठीक है। चलिए, तो अब मैं एक अगर बात करूं यहाँ पे किसकी, तो 2 3 पे, तो 2 3 पे अगर बात करूंगा तो ये 2 और ये 2, क्यों 2? देखिए 3 से कोई मतलब है क्या, 3 तो y होता है ना, और इसमें y तो है ही नहीं, तो जब y है ही नहीं तो हम रखेंगे कहाँ, नहीं रखेंगे ना। तो चलिए इसको हटा दिया, यानी 12 2 क्या होता है, 14। कुछ भी आ सकता है स्लोप, स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव रेशनल इरेशनल कुछ भी, व्हाटएवर, नॉट डिफाइंड भी आ सकता है, ठीक है ना, वो भी मैं बताऊंगा, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये स्लोप होता है, ऐसे टेंजेंट का स्लोप निकलता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इक्का दुक्का और एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद जब स्लोप समझ जाएंगे ना तब मैं बात करूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, ठीक है। तो ये 14 आया था इसका, तो यही मेन थियरी होता है। टेंजेंट का जो स्लोप होता है ना, कर्व को डिफरेंशिएट करें, dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। क्योंकि क्यों अब मैं बोला था ना, मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर 11th में आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो dy बाई डी एक्स भी किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। अब इतना मैं डील नहीं करूंगा क्योंकि आप 11th में इतना डिफरेंशिएशन जरूर पढ़े होंगे, शुरू में बताया होगा dy बाई डी एक्स कितना के बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है, और m भी किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो इस हिसाब से स्लोप बताइए किसके बराबर होगा, dy बाई डी एक्स के बराबर हुआ कि नहीं, बोलिए ना, स्लोप किसके बराबर हुआ, dy बाई डी एक्स के बराबर होगा। समझ गए? तो इसीलिए ओके, तो ये मेन थियरी है। किसी भी कर्व पे आपको किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचा गया है और उसका स्लोप चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिफरेंशिएट करें, उसके बाद जिस पॉइंट पे चाहिए उसको क्या करें, उसमें पुट करें, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा वो उसका क्या होगा, स्लोप होगा। ओके ना। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप और बेहतर इस बात को समझ जाएं। मान लीजिए आपको ऐसे दिया गया है ना कि y बराबर 4x प्लस 3, या ये लाइन है कोई बात नहीं, y बराबर 4x स्क्वायर है ना प्लस 3x प्लस 9। अब आपको ना इस पे कहेगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3 1, एट कितना 3 1। देखिए एक चीज बता दूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टली, SL है ना और T। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, सीधा SL मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। और एक चीज लिख सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना, N मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इतनी बड़ी सी बात को क्यों बड़ा बड़ा लिखना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इससे बढ़िया SLN T, SLN N, ओके ना। तो ये ऐसे शॉर्टकट आप लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पूछ दूँ कि SLN एट 3 1 बराबर व्हाट, तो मेरा क्वेश्चन हो गया, सॉरी हाँ N भी पूछ सकते हैं। N देखिए आपको एक चीज़ फॉर्मूला दे दूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर dy बाई डी एक्स एट x1 y1, ये जनरल भाषा में लेते हैं x1 y1,
ठीक है ना। x1 कोमा y1 आपकी मर्जी, जैसे मैंने 3 1 दिया तो x1 कितना 3 हो गया, y1 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो ये जनरल लिखा जाता है। और चूंकि आप जानते हैं कि स्लोप और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल अगर पूछा है स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, चलिए भाई मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो आप कुछ ऐसा ही ना लिखिएगा जिससे कि दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाए x1 y1 मतलब -1 आ जाए, तो इन दोनों में इंटू करेगा तो ये कट जाएंगे, -1 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx एट x1 y1, जो भी y दिया उसको डिफ्रेंशिएट करिए, पॉइंट रखिए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। फिर से स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी -1 इतना, ठीक है। ये चीज़ आप उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। चलिए तो एक और मैं इसी की बात करता हूँ, जो मुझे ये चाहिए था, दोनों चाहिए, मान लो दोनों चाहिए मुझे 3 1 पे। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, पहला काम इसको डिफ्रेंशिएट करें आप, dy/dx तो 8x + 3। अब आपको अगर स्लोप ऑफ है ना, पहले ऐसे निकाल लो भाई, dy/dx है ना एट 3 1 पे चाहिए था, तो 3 1। तो देखिए x का वैल्यू 3 है, तो 8 × 3 + 3 तो 24 × 3 27। अब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो ये यही ना होता है, होगा dy/dx एट 3, 1 और इसका वैल्यू कितना है 27 है। और अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, इसका कितना है, तो इसका है आपका -1 मैं नॉर्मली dy/dx लिख सकता हूँ, लेकिन -1/27, ठीक है। तो ऐसे स्लोप निकलते हैं, ओके। और भी एग्जांपल्स कुछ लेते हैं, ठीक है। चलिए आपको कैसा लगा ये सब ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। अभी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है ना, ये तो बस शुरुआत है, अभी पूरी चीज़ बाकी है। थोड़ा मैं बोर्ड को और क्लीन कर दूँ। चलिए तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, है ना। और भी बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। थोड़ा हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये आपको मैं बता देता हूँ, अभी धीरे धीरे मैं आपको एकदम लो लेवल से, मतलब कि बेसिक से एकदम आपको सिखाते जाऊँगा। मैं कैमरे के सामने हूँ या नहीं मुझे नहीं पता चल रहा है, चलिए मैं दिख रहा हूँगा आपको, लेकिन मैं क्वेश्चन फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चलिए अभी ये थोड़ा इसमें मैं खुद से ही देता हूँ क्वेश्चन, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्वेश्चन मैं देता हूँ, जैसे फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना, फॉर y बराबर sin x एट x बराबर π/2, फॉर y बराबर sin x एट x बराबर π/2। ये रहा एक हमारे तरफ से क्वेश्चन, फिर से हम बाद में बताएंगे आपको। अभी मैं चर्चा करूंगा सिर्फ और सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल पे, ठीक है ना। चलिए तो बात ये है, देखिए बात गौर करने वाली क्या है कि आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो अभी हमने क्या कहा कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है dy/dx, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसके लिए देखिए आपको y बराबर क्या दिया हुआ है, sin x दिया हुआ है, तो y बराबर sin x तो dy/dx, तो ये कितना होगा cos x होगा। तो मुझे कुछ चाहिए x1, y1, ठीक है ना, x1, y1। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, तो ध्यान दें, ये dy/dx चाहिए ना, x के जगह पे क्या दिया हुआ है π/2, y अपने सोच लीजिए ना कि चूँकि ये x के प्रोबेबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए sin x का ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ऐसा होता है। अगर मैं बात करूँ ऐसे, ये 0 है ना, ये π/2, ये पाई,
ये 3π/2, ये 2π। तो मैं 0 से 2π की बात करूँ तो कुछ ऐसा होता है। तो मुझे π/2 पे देखिए, अगर मैं पिक्चर से समझाऊँ ना, पिक्चर से, तो पिक्चर से क्लियर है कि इसका जो देखिए ये साइन एक्स का ग्राफ है। और मुझे माफ़ करिएगा वो लोग जिन्होंने जो आज तक साइन एक्स का ग्राफ नहीं समझते हूँ, क्योंकि वो लोग के वर्ष में तब नहीं है कैलकुलस, ठीक है ना। ऐसा होता है, 11th में पढ़े बढ़िया से, ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ऐसे भी समझा दूँ, साइन 0 0 होता है, π/2 तक में ये 1 पे जाता है, टॉप पे जाता है, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 से π तक घटते जाता है, फिर π से लेके 3π/2 तक घटेगा, फिर आपको ये 2π तक ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ होता है। मैं π/2 की बात करूँगा तो ऐसे होगा। तो मैं अगर यहाँ पे टेंजेंट खींच दूंगा तो ये टेंजेंट स्पष्ट है कि ये एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो बताइए, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब इसका इंक्लिनेशन यानी इसके द्वारा एक्स एक्सिस पे बनाया गया एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 होगा। और जब वो 0 होगा तो इसका स्लोप बराबर tan 0 होगा, और tan 0 का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब कोई भी लाइन यानी कोई भी टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप 0 होगा। और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड भी होता है, ठीक है। तो अब ग्राफ से समझ गए कि इसका क्या होगा, लेकिन यहाँ स्पष्ट कर देते हैं एक और बात कि मैं अगर π/2 पे चाहता हूँ, है ना, तो ये जो पॉइंट है ना π/2, ये देखिए ये पॉइंट इस टेंजेंट पर भी है और साथ साथ यही पॉइंट इस कर्व पे भी तो है, यानी इस साइन एक्स के ग्राफ पे भी तो कहीं है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट होगा ना π/2, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए मैं x बराबर π/2 इसमें रखूँगा y1 के लिए, ठीक है ना। तो ये π/2 जब y1 π/2 रखूँगा तो 1 होता है, इसका मतलब इतना, और इतना पे ये कितना होता है भाई, तो 0 हो जाता है। कोई भी जानेगा यहाँ पे रखेंगे तो cos π/2 0 होता है। तो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या हो गया, 0 विद थ्योरी एंड विद ग्राफ। ओके, जब ये हो गया तो अब सबको ही जानता है ना भाई कि स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर आप ये भी लिख सकते हैं -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो -1/0 समथिंग बाई 0 एक्सेप्ट 0, तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, है ना, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ पे समझ गए, स्लोप ऑफ नॉर्मल डिफाइंड नहीं होगा। मुझे लगता है आप लोग अब स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ तक बेहद अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आइए मिलते हैं अब आगे की थ्योरी और क्वेश्चन के साथ, जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देगा ये चैप्टर पढ़ने के लिए। ओके ना, चलिए तो देखते हैं क्या होता है।